नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम कई वर्षों से आप तक खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाता आया है और आगे भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज इसी कड़ी में हम आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास जानकारियां हैं आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के साथ। किसान भाइयों बहनों, अब हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ बनाए जाएं, जिससे हमारे किसानों को मदद मिल सके, वो समूह बनाकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। आइए एफपीओ किस तरह से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं बताते हैं आपको। खेत से लेकर रसोई तक की सप्लाई चेन में किसान की भूमिका केवल उत्पादक की है, जिसमें उसके उत्पाद की कीमत निर्धारण में उसकी हिस्सेदारी नहीं हो पाती। खाद, बीज, कृषि यंत्र और अन्य इनपुट उसके कृषि उत्पाद की लागत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वहीं बाजार में मिलने वाला मूल्य उसके लाभ को सीधा प्रभावित करता है। एक किसान ही है जो अपने उत्पाद की कीमत का निर्धारण स्वयं नहीं करता। सप्लाई चेन में जब तक किसान की भूमिका उत्पादक से व्यापारी की नहीं होगी, तब तक उसके सामने चुनौतियां आती रहेंगी। सरकार चाहती है कि सप्लाई चेन में किसान को मुकाबला करने योग्य बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने पूरे देश में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसान की हिस्सेदारी बाजार मूल्य प्राप्त करने में बढ़े, साथ ही उसकी लागत में भी कमी आए। आइए एफपीओ को संक्षिप्त में जानते हैं। एफपीओ लघु और सीमांत किसानों का समूह है। इस समूह से जुड़े किसानों को अपनी उपज का बाजार, उत्पादन संबंधी सुविधाएं और साथ ही बिचौलियों के मकड़ जाल से मुक्ति भी मिलती है। नौझील के इस एफपीओ से जुड़े सदस्यों की वर्तमान संख्या 250 है। साथ ही वह अन्य किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि वह भी एफपीओ का लाभ उठा सकें। नाबार्ड के अंतर्गत मथुरा में भी एफपीओज का गठन किया गया। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड सर्वेश कुमार गुप्ता ने एफपीओ गठन के बारे में बताया। पर्पज क्या है एफपीओ बनाने का, क्योंकि आप ज़्यादातर किसानों की जो जोत है बहुत छोटी जोत है, सीमित जोत है। किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 2 हेक्टेयर है और उनको खाद बीज खरीदते हैं तो उनको कोई उसका लाभ नहीं मिलता है। दुकान पे जाते हैं तो उनको उचित दाम में वो नहीं मिलता है और जब बेचने भी जाते हैं तो आपकी जो लागत है वो ज़्यादा लगती है। तो एफपीओ बनाने का पर्पज़ ये है कि आप सभी किसानों को, जितने अधिक से अधिक किसानों को एकजुट करके एक सूत्र में बांधने, ताकि जो है उनकी लागत कम की जा सके। लागत कम होगी तो उनको मुनाफा बढ़ेगा और उसके बाद क्या है कि उनको जो आईसीआर, जो देश के जो सबसे अच्छे संस्थान हैं, जैसे अभी हमने पिछले वर्ष में हमने, चूँकि आपका एफपीओ वेजिटेबल का है, हमने पिछले वर्ष में हमने बनारस में आपके 35 किसानों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा था। तो वहाँ से जो नई प्रौद्योगिकी है, नई तकनीकी है, नई पद्धति है, वहाँ से आपके किसान जो है वहाँ से सीख के आए और आपके क्षेत्र में उन्होंने उसको अमल किया तो उनसे उसको काफ़ी लाभ हुआ। उनका प्रोडक्शन जो है, उनका उत्पादन जो है बढ़ा है और उनसे उससे लाभ भी मिला है। और आपके एफपीओ को क्या मिला है, आपके एफपीओ ने अभी भारत सरकार की जो कृषि मशीनरी वाली योजना, फार्म मशीनरी योजना है, उसके तहत हमने आपके एफपीओ को एक ट्रैक्टर की भी व्यवस्था कराई है, जिसमें 80% का टोटल अनुदान जो है भारत सरकार की तरफ से मिला है। 15 लाख रुपए का अनुदान मिला है, जिसमें ट्रैक्टर और जो फार्म मशीनरी टूल्स हैं उसमें जो है आपके एफपीओ को मिले हैं। तो एफपीओ इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो एफपीओ के सदस्य हैं उसको कम लागत पे ये यंत्र, ये ट्रैक्टर जो है कम लागत पे मिलेगा, ताकि आप अपने खेतों में जो है जुताई का काम कर सकें, ताकि आपकी कॉस्ट जो है कम लगे। ठीक है। उसके अलावा आपका एक खाद बीज सेंटर जो है स्थापित किया गया है, जिसमें जो मेंबर सदस्य हैं उनको रियायती दर पे खाद बीज जो है मुहैया कराई जाती है। तो एक ये लाभ है। दूसरा, वैल्यू एडिशन के लिए आपके एफपीओ ने अभी गेहूं का जो है
प्रोसेस करके आटा बना के पैकेट बेचने का काम शुरू किया है, तो उससे लाभ हुआ है। तो अभी आप देखिए, आप जो भी सदस्य इससे जुड़ा हुआ है, एफपीओ की अगर जो आय होती है और तो जो आय का जो लाभांश है, जब लाभांश बढ़ता है तो एफपीओ के सदस्यों को जो है, आप मतलब जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनको वो लाभ मिलता है। तो एफपीओ में अधिक से अधिक संगठित होंगे तो उसका लाभ आपको सबको मिलेगा। उसके अलावा समय समय पे और भी प्रशिक्षण, फील्ड पे भी आपका जैविक खेती के लिए भी हमने प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई थी। तो उससे लाभ ये हुआ है कि कई एक किसान यहाँ के हमारे एफपीओ के जैविक खेती की तरफ भी जो है प्रयासरत हुए हैं, ताकि आप जो है अच्छी सब्जी, हेल्दी सब्जी और रसायन मुक्त सब्जी जो है लोगों तक पहुँचा सकें। एफपीओ ने जो है लॉकडाउन के समय भी हमारे एफपीओ ने शहर में जा के जो है सब्जियाँ बेची हैं। देखिए, एक नेकी का भी काम उन्होंने इस मौके पे किया है। तो ऐसे ही ये किसानों की खुद की कंपनी है जिसके मालिक पूर्णतः किसान हैं। इसमें किसी और का कोई भी स्वार्थ नहीं है, किसान इसके मालिक हैं। इसका जो भी लाभ होता है वो किसान को ही बढ़ता है। तो आप सभी लोगों से, जो लोग इसके सदस्य नहीं हैं, उनसे भी ये अनुरोध है कि इसमें अधिक से अधिक और लोग जुड़ें और इसका लाभ लें। बाकी आगे समय पे हम इसके बारे में आपको बताते भी रहे हैं। हर मीटिंग में, हर मंथली मीटिंग होती है तो आप लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं और बीच बीच में आके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कराते रहते हैं। और भी जो सहयोग है भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से, वो भी आपको दिलाते रहते हैं और दिलाते रहेंगे भी आगे चल के। तो आप लोग इस चीज़ का लाभ उठाइए। एफपीओ से आप लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, ये आप सबसे प्रार्थना है। देदना कृषक उत्पादक संगठन के सीईओ के रूप में कार्यरत गंगाराम अपने एफपीओ के बारे में बताते हैं। हमारे इस देदना प्रगति ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर कंपनी से मैं गंगाराम सीईओ का कार्यभार संभाल रहा हूं और इसमें हमारे अभी 250 मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 हैं और बाकी हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर 5 हैं। तो टोटल हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं। बाकी का हमारे 250 मेंबर्स इस एफपीओ में हमसे जुड़े हुए हैं और हम सब इसमें अब संगठित होकर काम कर रहे हैं। सर, पहले तो हम और तरीक़ा से करते थे और लागत भी उसमें ज़्यादा आती थी। अब हमने संगठन बनाया और हमें एक टूल मिला था, हम काशी बनारस गए थे, वहाँ सब्जी की हमने वहाँ प्रक्रिया देखी और हमारे बहुत लोग भी गए थे उनके साथ में, मैं भी गया था। वैसे मैं रामचंद्र निषाद और इस कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ। तो वहाँ की हमने प्रक्रिया देखी तो आज हम उतनी फसल में, जब पहले लागत लगाते थे, आज उतनी ही लागत में हम 3 फसल एक साथ लेते हैं। देदना कृषक उत्पादन संगठन के सदस्यों को सब्जी उत्पादन की उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिलवाया गया। प्रशिक्षण के साथ ही भारत सरकार की योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र और ट्रैक्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो। साथ ही खाद बीज की अपनी दुकान खोली है, जिससे कम लागत में अधिक इनपुट मिल सके। सब्जियों की बिक्री के साथ देदना कृषक उत्पादक संगठन ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। संगठन आटा तैयार कर खुद लाभकारी मूल्य पर बाजार में सीधा बेच रहा है, जिसकी पैकिंग भी संगठन के सदस्य खुद करते हैं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। मिट्टी में जैव पदार्थ एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हरी खाद का उपयोग लाभकारी है। हरी वनस्पतिक सामग्री को उसी खेत में उगाकर या किसी अन्य स्थान से लाकर खेत में मिलाने की प्रक्रिया को हरी खाद देना कहा जाता है। हरी खाद के उपयोग से अगली फसल में उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। ग्रीष्म काल में हरी खाद के लिए सनई या ढेंचा की बीज दर क्रमशः 60 से 70 एवं 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। उपरोक्त फसल की बुआई अप्रैल माह के अंत तक अवश्य कर लेनी चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते और खेती किसानी के कार्य भी जल के बिना अधूरे ही हैं। ऐसे में हम सभी की भागीदारी हो जाती है कि हम जल संरक्षण की ओर अपने कदम बढ़ाएं। और आज हम एक ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने जल संरक्षण के दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हैं साइमन ओराव मिंज। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी दास्तान। साइमन ओराव मिंज, जिन्हें झारखंड के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है, और अपने ग्रामीणों के बीच साइमन बाबा एक भारतीय पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें झारखंड राज्य में सूखे से निपटने के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। उनके प्रयासों से 5 सिंचाई जलाशयों के निर्माण के साथ साथ एक पर्यावरणीय परियोजना के बारे में बताया गया, जिसमें 51 पेड़ों को शामिल करते हुए रांची के पास बैरो ब्लॉक में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और कुओं एवं तालाबों की खुदाई शामिल है। समाज में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। ओराव मिंज का जन्म रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर बीरो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव खाकसी टोली गांव के कैथोलिक किसान परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा केवल कक्षा 4 तक थी। इनके क्षेत्र में ग्रामीणों ने कृषि के लिए वर्षा जल पर बहुत अधिक निर्भर किया और पानी की कमी के कारण हर साल सीमित अवधि के लिए ही खेती की। साइमन बाबा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने झारखंड में छोटी छोटी नहरों को मिलाकर 3 बांध बना डाले। आज इन्हीं बांधों से करीब 5000 फीट लंबी नहर निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। उनके द्वारा बनाए गए बांधों से 5 गांवों की सूरत बदल चुकी है। वर्ष 1964 में ग्रामीणों ने उन्हें परहा राजा के रूप में चुना और उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें वे हर साल 1000 पेड़ लगाते हैं ताकि मिट्टी के कटाव और जल संसाधनों की कमी को रोका जा सके। साइमन ने आसपास के सभी गांवों के प्रतिनिधियों के साथ 25 सदस्यीय ग्राम समिति का गठन किया, जो वानिकी अभियान का संचालन करते हैं। साथ ही वे लोगों के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं, जो पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ चलाया जा रहा है। उनके प्रयासों से 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर खेती करने, एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन करने और 20,000 मिलियन टन सब्जियों की पैदावार में सहायता करने की उपलब्धि है। उन्होंने 2012 से 2014 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो के रूप में कार्य किया। पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण न करने के बावजूद भी साइमन ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से अपने राज्य की खेती में काफी मदद की है। साथ ही बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में आपके कई तरह के सवाल होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनका जवाब आज हमारे कृषि वैज्ञानिक आप तक पहुंचाने वाले हैं। आइए आपके सवालों के क्या जवाब दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक, आपको दिखाते हैं। आज का सवाल अनिल कुमार जी ने भेजा है हरियाणा से। इनका कहना है कि ये पत्तेदार सब्जियां लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो आइए जवाब लेते हैं डॉक्टर डबास जी से। अनिल कुमार जी, पत्तेदार सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हर रोज़ पत्तेदार सब्जियां अवश्य खानी चाहिए, क्योंकि इससे विटामिन ए, आयरन और दूसरे खनिज लवण जो हमारे शरीर को मिलते हैं, और सब्जियां बीमारियों से शरीर को बचाने की ताकत देती हैं। और कोविड पीरियड में इनका और अधिक महत्व हो जाता है। जो हमारे देश में बीमारी कम फैली है उसका यही कारण है कि हम लोगों में रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्यों आती है? क्योंकि हमारा भोजन अच्छा है और उसमें पत्तेदार सब्जियों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। सर्दी के मौसम में खूब सारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, मेथी है,
और सरसों है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। गर्मी में जैसे मौसम आता है तो पत्तेदार सब्जियों कुछ कमी हो जाती है, लेकिन हमारे देश में मौसम इस किस्म का है और इस किस्म की सब्जियां हैं कि जो पूरे साल लग सकती हैं। यानी कि सर्दी के मौसम में हम बथुआ ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं। उसी तरह से चौलाई भी गर्मी के मौसम की एक प्रमुख फसल है। धनिया पूरे साल होता है तो उसको अभी भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। पुदीना गर्मी के मौसम की बहुत ही अच्छी हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को गर्मी से भी बचाता है, साथ साथ में आवश्यक पोषक तत्व भी देता है। तो पुदीने का भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा गांव में बहुत सी चीज़ें दूसरी, जैसे कोंदरा है, दूसरी या चौलाई है, चौलाई के साथ साथ में अन्य सब्जियों को भी पत्तेदार सब्जियों के तौर पे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो अच्छी सब्जी है उसमें मैं यही कहूँगा कि चौलाई, लाल चौलाई भी होती है, हरी चौलाई भी होती है, जिसके पत्तों में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं, आयरन भी होता है और विटामिन ए भी होता है। तो इसका प्रयोग आप लगातार करते रहें और साल भर पत्तेदार सब्जियों का अवश्य भोजन करें, अवश्य इनको उगाएं और बाज़ार में इसको बेचकर अच्छा पैसा कमाएं। आजकल तो पालक भी पूरे साल भर हो सकता है। गर्मी के मौसम में हम काट नहीं ले पाएंगे, लेकिन समय समय के पालक बो के हम पालक की अच्छी पैदावार लेके बाज़ार में ला के अच्छे पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी पत्तेदार सब्जियां जो हैं आजकल पूरे साल ली जा सकती है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, कृषि शिक्षा की बात हो या फिर कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की बात हो, इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो योगदान है वो अमूल्य रहा है। और हाल ही में इस संस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीपी पाल ऑडिटोरियम में। क्या कुछ खास गतिविधियां इस स्थापना दिवस में आयोजित की गई, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के पूसा इलाके में हुई थी। इसी वजह से आज भी इसे आमतौर पर पूसा के नाम से ही जाना जाता है। 1936 में आई भयंकर बाढ़ में संस्थान की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हर साल 1 अप्रैल को ये संस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। आज के संस्थापना दिवस समारोह में CMSC के निदेशक प्रोफेसर रतन लाल का मुख्य व्याख्यान रहा। समारोह में पूसा समाचार का शुभारंभ किया गया और चावल की किस्म पूसा बासमती 1692 को लाइसेंस प्रदान किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आपको बता दें कि पूसा संस्थान ICAR की निगरानी में ही संचालित हो रहा है। हमारे किसानों से हमेशा यही गुजारिश रहती है हमारी सरकार की, आप अकेले ना कार्य करके बल्कि समूह बनाकर अगर कार्य करते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, तो वो आपके लिए दोहरा लाभ लेकर आ सकता है। जी हाँ, इसी दिशा में किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं। किस तरह ये हमारे किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, इस पर क्या जानकारी दी IRI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने, आइए आपको दिखाते हैं।
डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार का संकल्प है कि किसानों की आमदनी में वृद्धि करनी है और इस दिशा में किस तरह से जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसके आगे के लक्ष्य हैं, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि FPO और FPCB बनाने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इनकी क्या भूमिका है किसानों की आमदनी बढ़ाने में? देखिए, जब हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं तो 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि खेती की लागत कैसे कम हो, इनपुट कास्ट एग्रीकल्चर की वो कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हम कृषि में उत्पादन करते हैं, उत्पादन में वृद्धि हो, ताकि जो इनपुट हम डालते हैं उसका समुचित प्रयोग करते हुए उत्पादन की वृद्धि हम करें। उत्पादन होने के बाद उसका उचित बाजार में मूल्य मिले। और चौथी चीज़ आती है, जो हमारा उत्पादन है उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज नहीं हो। अब आप देखें, करीब करीब हमारी जो अनाज की फसलें हैं, धान गेहूं, उसमें 10% नुकसान होता है भंडारण के दौरान। 10% अनाज के नुकसान का मतलब करीब हमारा 300 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो उसमें 30 मिलियन टन जिसका कीमत जो है करीब 80,000 करोड़ रुपए होती है, इतना नुकसान हो जाता है हमारी भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण। अब देखिए, इतना अन्न हमने पैदा किया, उसमें खाद लगा, पानी लगा, बीज लगा और वातावरण प्रदूषित हुआ, और पैदा करने के बाद उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं, वो खराब हो जा रहा है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण भंडारण जो है बहुत जरूरी है। अब नए कृषि कानून आए हैं, उसमें तीसरे कानून पे खासकर इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि हम किस प्रकार से कृषि में मूलभूत अवसंरचना का विकास करें, भंडारण की क्षमता बढ़ाएं, और इसमें निजी निवेश की आवश्यकता है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं, सरकार ने वैसे 1 लाख करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर दिया है, लेकिन देश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और इसलिए निजी निवेश का होना जरूरी है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, हम किस प्रकार से संगठित होकर के उत्पादन करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। संघे शक्ति जैसा कहा जाता है, अगर हम 500 किसान इकट्ठा हो जाते हैं और अपना वो बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज एक जगह से खरीदते हैं, दवाई एक जगह से खरीदते हैं, खाद एक जगह से खरीदते हैं, तो उनको रियायती दर पे खाद और इनपुट जो है मिलेगा। आज आप देखिए, जितने केमिस्ट हैं हम लोगों के आसपास, वो भी 15% 20% तक डिस्काउंट देते हैं अगर उनके साथ आप थोक में दवाइयाँ सारे परिवार की मंगाइए तो। उसी तरह से अगर सारे लोग इकट्ठा होकर के एक जगह से लेते हैं तो गुणवत्तापूर्ण इकाई कम दाम पर मिलेगी, ये जरूरी है। तीसरा, कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब वो ज़माना आ गया है जब ड्रोन के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से, अगर हमारा 50 एकड़ का खेत है, धान लगा हुआ है, उसमें कहीं एक जगह तेला या चेपा लग गया, तो सेंसर के माध्यम से हमको बायोलॉजिकल सेंसर से पता चल जाए कि खेत में किस जगह पे तेला या चेपा या ब्राउन प्लांट पर लगा है। ड्रोन के द्वारा जाकर के वहीं पे छिड़काव कर दिया जाए, फिर पूरे खेत में छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी इनपुट जो है उसमें बच जाएगी और नुकसान भी जो है बच जाएगा, उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कृषि में तकनीकी का, ज्ञान का और उन्नत दर्जे के, उत्तम गुणवत्ता के बीज और दूसरी इकाइयों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और इस दिशा में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, जो कि किसान को शक्ति प्रदान करती है, नाबार्ड के माध्यम से हम संस्थान की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कम से कम 20-25, सरकार ने 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा है, संस्थान की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम से कम 20 FPOs हम बनाएं। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है और इसी दिशा में पिछले वर्ष कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी, जिसके तहत बता दें आपको कि 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो फसल की कटाई उपरांत उपयोग में आना है। किस तरह से ये कोष हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा, आइए आपको बताते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक।
1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो निरंतर नए नए शोध करते रहते हैं, नई ऐप्स जो है विकसित करते रहते हैं ताकि आप लोगों तक घर बैठे बैठे ही कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। ऐसी ही एक मोबाइल ऐप के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आइए जानते हैं क्या है ये मोबाइल ऐप और कैसे ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। ई-नैम मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों का नेटवर्क प्रदान करता है। इसका उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच के साथ साथ उनके स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना है। ई-नैम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ई-नैम पर व्यापार से संबंधित जानकारी देखने के साथ जारी किया गया है। इस मोबाइल ऐप में व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध हैं। व्यापारी व्यापार के उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है ट्विटर प्लेट पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है हमारी ट्विटर प्लेट पर। हाल ही में कैबिनेट द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और कैबिनेट समिति द्वारा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी PLI-SFPI को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।